रिश्ता दिल का। किस्त नंबर 1। नवंबर के वसत में जब दिन खुशगवार और रातें सर्द होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही एक सर्द और ठिठुरती रात में सुनसान सड़क पर सियाह लॉन्ग स्कर्ट और सियाह शर्ट पहने एक लड़की तेजी से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक तासर था, खौफ का। बेइंतहा खौफ, बिल्कुल वैसा जैसी कोई इंसान मौत को अपने ताक़ुब में देखकर महसूस करता है। तेज तेज दौड़ने से उस है लड़की के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी वो लड़की सड़क पर दौड़ने की बजाय सड़क के अतराफ में बने जंगल की तरफ मुड़ गई। जंगल में जाकर एक दरख्त के पीछे छुपकर तेज तेज सांस ले रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ सख्त शय महसूस हुई। इससे पहले कि वो हाथ लगाकर उसे महसूस करती या खुद से दूर करती, उसे अपने कानों में नफरत से भरपूर इंतहाई सख्त लहजे में की गई सरगोशी सुनाई दी। तुम्हें क्या लगा था कि मेजर आहल रिजा को धोखा देकर तुम बच जाओगी? कभी भी नहीं हंडा उच, तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मेजर आहिल रिजा मुल्क के दुश्मनों को कभी मुआफ नहीं करता। नहीं आहिल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मेरी जान बख्श दो। लड़की ने रोते हुए कहा। आंसू लगातार इसकी आंखों से बहा रहे थे। तुम्हारे गुनाह माफी के लायक नहीं हैं और न ही मैं तुम्हें माफ करने का कोई हक रखता हूँ, क्योंकि मेजर आहिल रिजा ने मुल्क के दुश्मनों को कभी माफ करना सीखा ही नहीं। वो उन्हें एक ही जगह पहुंचाता है, जहन्नम में। प्लीज आहिल, रहम करो मुझ पर। मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़की ने रोते हुए कहा। मुझसे रहम की भीख मांग कर एक बार फिर से तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो, क्योंकि मेजर आहिल रिजा मुल्क के गुदारों को मौत से कम सजा नहीं देता और तुम्हें तो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने न सिर्फ मुल्क से गुदारी की है, बल्कि मेरे साथ बेवफाई की, मेरे साथ मोहब्बत और मजलूमियत का खेल खीला, शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का मजाक बनाया, मेरी नस्ल को दुनिया में आने से पहले खत्म करने की कोशिश की, दुश्मनों का साथ देती रही। तुम्हें माफ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हमारे बच्चे के लिए मुझे बख्श दो, प्लीज। वो बहुत छोटा है, सिर्फ 10 दिनों का, उसे माँ की जरूरत है। लड़की ने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की। वो एक फौजी का बेटा है जिसे गुदारों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए मेजर आल ने पिस्टल की नाल लड़की के माथे पर टिका दी और इसकी खौफ से फैली आंखों में देखते हुए कहा, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। आज अगर मैं ठीक वक्त पर ना आता तो तुम तो उसे अपने साथियों के हवाले करने वाली थी। मेरी फैमिली को टारगेट करने की सजा मौत से कम नहीं हो सकती। ये कहते ही जंगल में ये के बाद दीगरे कई फायर हुए और वो लड़की बेजान होकर नीचे गिर गई। मेजर आहिल, इस मरी हुई लड़की जो न सिर्फ इसकी बीवी थी बल्कि 10 दिनों के बेटे की माँ भी थी, पर कोई भी गलत निगाह डाले बगैर सूखे पत्तों को रौंदता हुआ जंगल से बाहर निकल गया और तेज तेज चलते हुए सड़क के एक तरफ खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बगैर किसी की तरफ देखे सेठ की पश्च से टेक लगाकर आंखें मूंदते हुए कहा, कैप्टन साहब गाड़ी घर की तरफ ले जाएं। मेजर के आर्डर मिलने की देर थी कि गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी, जिसका रियोक मेजर आहिल के घर की तरफ था। मेजर आहिल रिजा, जिसकी उम्र 29 साल थी, पाक आर्मी का इंतहाई ज़हीन और मुखल्लिस ऑफिसर था। अपनी जहानत और विजाहत की वजह से अपने हल्का व अहबाब और दुश्मनों में काफी मकबूल भी था। मेजर आहिल एक इंतहाई अहम मिशन पर था जब उसकी जिंदगी में हादिसाती तौर पर रीना आई, जो कि मुखालिफिन की तरफ से एक खूबसूरत साजिश थी। रीना से शादी आहिल ने अपने बाबा, जो कि रिटायर्ड कर्नल थे और इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थे, को बताए बगैर की थी, जिसकी वजह से वो आहिल से नाराज भी थे। आज ही आहिल को रीना की सच्चाई पता चली और उसने अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके उनकी इजाजत मिलते ही बगैर किसी रिश्ते या एहसास की परवाह किए उसे इंजाम तक पहुंचा दिया। एक छोटे से कमरे के दरमियान में एक निस्वानी वजूद बेचैनी से टहल रहा था, जिसके कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। चलने से सुर्ख पूनी में बंधे लंबे स्याह बाल इधर उधर हल रहे थे। थककर एक गहरी सांस भरते हुए उस लड़की ने अपने लंबे बालों को अपने बाएं कंधे पर रखा और कमरे में रखी इकलौती चारपाई पर बैठ गई। अपनी सियाह गजाली आंखें दरवाजे पर टिकाए दाएं हाथ के अंगूठे के बड़े हुए नाखन को अपने दांतों पर मारने लगी, जो कि इसका इंतहाई टेंशन और घबराहट में किया जाने वाला बेसाख्ता अमल था। तभी उसे बंद दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई दी, होर, मैं जाने लगा हूँ, ठीक 1 घंटे बाद आऊंगा। तब तक तैयार रहना और खबरदार, जो तूने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, माँ कसम उसी वक्त तेरा गला घोंट दूंगा।
आवाज सुनते ही लड़की की सांस रूक रूक कर आने लगी और अपने सफेद और खूबसूरत हाथों से आंसू साफ करते हुए नम लहजे में कहा, जी चाचा। कदमों के चापों की दूर जाती आवाज सुनकर हौर ने बंद दरवाजे के सौराख से बाहर झांका और अपने चाचा के घर से बाहर निकलने का यकीन करके अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की और तेजी से बैग में कपड़े, थोड़े से जीवर और अलमारी में मौजूद कुछ पैसे रखने लगी। इस लड़की का नाम हुरिया उस्मान है, जो कि इस घर में अपनी माँ और सोतीले चाचा, जो कि इसका सोतीला बाप भी है, के साथ रहती है। जब तक उसका बाप जिंदा था, हुरिया अपने आप को दुनिया की खुश किस्मत तरीन लड़की समझती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट में इसके बाप की अचानक मौत के बाद हुरिया और उसकी माँ पर मुसीबतों का तूफान टूट पड़ा। घर पर कब्जा करने की खातिर हुरिया के सोतीले चाचा ने, जो कि निशा करने और जुआ खेलने का आदी था, जबरदस्ती उसकी माँ से शादी कर दी और इनकार करने की सूरत में हुरिया और घर से लाताल्की अख्तियार करने को कहा। मजबूर होकर हुरिया की माँ ने शादी तो कर ली, लेकिन एक भी लम्हा सुकून से नहीं गुजारा। 4 दिन पहले हुरिया के चाचा ने हुरिया को जुए में हार दिया और जबरदस्ती उसका निकाह अपनी उम्र के जुआरी से करने लगा, जो कि हुरिया की माँ की मौत की वजह से वक्ती तौर पर रुक गया। ओको, लेकिन कल रात उसके चाचा ने उसे दोबारा इसके निकाह की जानलेवा खबर सुनाई। हुरिया ने निकाह से बचने के लिए घर से भाग जाने का फैसला किया और अब वो अपने चाचा के घर से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बैग उठाकर और बड़ी सी सियाह चादर से मुंह ढांप कर घर से बाहर निकल गई। जैसे ही हुरिया सड़क पर आई और सड़क के किनारे पर खड़े रिक्शे की तरफ बढ़ने लगी, सामने से अपने चाचा को आते देखकर परेशान हो गई, जो न सिर्फ उससे घर से भागते हुए देख चुका था, बल्कि तेजी से इसकी तरफ बढ़ भी रहा था।